हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिए। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, जो कि है एग्रीकल्चर पेपर 2 के सब्जेक्ट। और इसमें हम पढ़ रहे थे मेजर फ्रूट सीरीज हमारी चल रही थी। और आज ये सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, जो है हम आज पढ़ेंगे ग्रेप्स की। ठीक है। और उसके बाद हमारे प्लांटेशन क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी, फिर वेजिटेबल, फिर स्पाइसेस, फ्लावर क्रॉप्स। देन पता नहीं ये इतने सारी चीज़ें, तो आप लोग ही बताइए कि मैं एक एक ये जो क्रॉप है फिनिश करूं या फिर कंप्लीट टॉपिक पे आ जाऊं। मतलब ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसको बाद में अगर कंप्लीट करेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है हमारा। मैं काम करती हूँ, मैं पहले ये सारे टॉपिक ख़त्म कर लेती हूँ, तो बीच बीच में जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ये एक एक क्रॉप यहाँ पे मैं अपलोड करते जाऊँगी। कभी कभी आप देखते जाओगे, नहीं नहीं तो एक एक क्रॉप के लिए ना रिसर्च करके सर्च करके उसके ऊपर पीपीटी बनाना और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करना और एडिटिंग करके आपको भेजने में काफ़ी सारा वक्त जाता है। मुझे लगता है 3-4 दिन 5 दिन चला जा रहा है, क्योंकि उसके साथ मेरा ये जॉब है उसको देखना पड़ता है। और फिर मुझे ऑप्शनल से जो पेपर है, जीएस पेपर है उसको भी देखना पड़ता है। और उसके बाद ये सारे जो चीज़ें हैं, इतने सारे काम जो होता है ना, मुझे थोड़ा वक्त लग जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे अब थोड़ा प्लानिंग में चेंज करनी होगी। ये जो चीज़ें हैं मुझे इसको पहले कंप्लीट में कर दूँगी, उसके बाद बीच-बीच में कभी-कभी मैं क्रॉप्स वगैरह, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस इसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं मैं छोड़ते जाऊँगी। ठीक है? तो आज हम ये पढ़ेंगे ग्रेप्स के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि ग्रेप्स के बारे में ना ए टू जेड हर एक चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुकी हूँ। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात जल्दी से बता रही हूँ, जिनको पीडीएफ इसकी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जो टेलीग्राम है उसकी लिंक दिया गया है, और वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो उस चैनल को। और वहाँ पे जो भी यहाँ पे पढ़ाती हूँ मैं, उसकी पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है। तो काइंडली सब्सक्राइब दैट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रेप्स के बारे में। तो ग्रेप्स की बॉटनिकल नेम क्या है, किन किन को पता? विटिस विनिफेरा। जिनको नहीं पता उन्होंने बस रट्टा मार लीजिए। इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है विटासी, मतलब फैमिली है विटासी। और इसकी ग्रोथ हैबिट है वुडी क्लाइंबिंग वाइन्स। इसकी लीफ बहुत डिस्टिंक्ट पैटर्न है, लिप्स सब। और इसकी जो क्लाइंबिंग पैटर्न, मतलब देखे होंगे आप, जितने सारे गॉड्स फैमिली वेजिटेबल्स है, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, मतलब बिटर गॉड हो गया, बटल गॉड हो गया, वो कैसे उगते हैं? उनके लिए एक रेलिंग्स इस तरह से बनाया जाता है, या फिर वो पेड़ों के ऊपर से होकर, या फिर वो हाउस के ऊपर उसको डाल दिया जाता है। उसी पैटर्न पे इसके लिए बहुत सारे रेलिंग्स वगैरह बनाया जाता है। मैं आगे जाकर डिस्कशन करूँगी किस तरह से प्रूनिंग ट्रेनिंग इसको किया जाता है। तो ये एक क्लाइंबिंग ट्री की तरह उड़ी है उसकी नेचर, लेकिन एक क्लाइंबिंग ट्री की तरह उगता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ओरिजिन में ये इसका ओरिजिन है वेस्टर्न एशिया। तो वेस्टर्न एशिया कैसा है? एक मिनट, देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत है। और भारत में ये मान के चलिए ये थोड़ा एशिया है। ठीक है, मान के चलिए ये एशिया नहीं है, भारत को थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया है। ये एशिया है, और एशिया के ये जो साइड है वेस्टर्न एशिया, जहाँ पे इराक, ईरान, और फिर धीरे धीरे सऊदी अरबिया, और इसके बाद जो यूरोप आती है यहाँ पे कम्प्लीटली यूक्रेन। और यहाँ पे जो यूक्रेन के इधर साइड, मतलब वेस्टर्न साइड में जितने सारे कंट्रीज़ है, फिर यहाँ पे जो आते हैं हमारा इंग्लैंड वगैरह। तो ये हो गया सब यूरोप हो गया। ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया एंड यूरोप से ये ओरिजिन हुआ था। और जब आपको पता है जो मुगल साम्राज्य आए थे यहाँ पे इंडिया पे, तो उनके साथ साथ अंगूर भी आए थे हमारी, क्योंकि हमने बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में देखे हुए हैं, सीरीज़ वगैरह में देखे हुए हैं कि इनके हाथों में एक एक अंगूर की वो जो माला होती है, और वो खाते हुए एंजॉय करते रहते हैं लग्जरियस टाइप। तो वो जब आए थे ना, उनके टाइम पे वक्त पे जो पोर्तुगीज़ वगैरह आए थे, तो उनके साथ वो इस फ्रूट्स को लेकर आए थे इंडिया पे। ठीक है। फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू ग्लोबल कल्टीवेशन। लेकिन आगे हम देखेंगे इसके बारे में। नाउ ग्रोन अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट इन सुइटेबल क्लाइमेट्स। तो 6 कॉन्टिनेंट में हमारे वर्ल्ड में ये सुइटेबल क्लाइमेट में, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में ये उगता है। ठीक है, 1 मिनट। ओके। नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर इसका है 38। ठीक है। और हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, इसका हैप्लॉइड नंबर 19 है। फिर हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस इन इंडिया।
देखिए, ये तो सब कहते हैं कि इसकी ओरिजिन है वेस्टर्न एशियाज़ एंड यूरोप, लेकिन ये जो सुश्रुत एंड चरक है, ये दोनों कौन है? आपको पता है ये मेडिसिन स्कॉलर्स हैं। हम जब एंशिएंट इंडिया जिन्होंने पढ़ा है, शायद उनको ये बात पता होगा। सुश्रुत चरक मेडिसिन के बहुत बड़े स्कॉलर्स थे और इनको मेडिसिन के फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। देन सुश्रुत एंड चरक उन्होंने मेंशन किया है ग्रेप्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं ये जो बात बता गई है कि पोर्तुगीज़ वग़ैरह लेकर आए हैं इंडिया पे ग्रेप को, तो उनसे काफ़ी पहले से ही ग्रेप्स ऑलरेडी है इंडिया में, ठीक है? कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ये बात बताते हुए लिखते हैं कि 4th सेंचुरी में उनकी जो कोट अर्थशास्त्र थी वो सामने आई थी, वो लिखे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने मेंशन किया था द लैंड टाइप ऑफ लैंड सूटेबल फॉर ग्रेप्स कल्टीवेशन, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तभी से भी ग्रेप्स है, लेकिन ग्रेप की जो वैरायटी कल्टीवेटेड हुआ करती थी तभी हमारा इंडिजिनस वैरायटी शायद हुआ करती थी। लेकिन जो अच्छे वाले वैरायटी है, बहुत प्रोडक्शन होती है और एक सुंदर सी उनकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है, वो शायद वहाँ से आई होगी वेस्टर्न से, लेकिन इंडिया में थे पहले से ही। तो अनसेट नॉलेज है क्या? दीज हिस्ट्रिकल रेफरेंस डेमोन्स्ट्रेट द लॉन्ग स्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेप्स इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। तो ये सारी बात बताते हैं कि ग्रेप्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थी, ग्रेप्स की वैल्यू थी, ऑलरेडी एंशिएंट इंडियन लोगों को पता थी, ठीक है? फिर नेटिव इंडियन ग्रेप स्पेसिस। तो क्या होता है? बिटिस लानाटा ये एक स्पेसिस है। नेटिव स्पेसिस ग्रोइंग वाइल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स में ये वेराइटी कल्टीवेट हुआ करती थी। तो उसके बाद वाइल्ड स्पेसिस हिमालयन रीजन में ये सारे स्पेसिस भी मिलती थी जिनका नाम है बिटिस पाल्माटा, ठीक है? तो इंडिजिनस वेराइटीज नोन एज रैंक्सपे, सांतलू वाइट एंड सोंतलू रेड, ये सारे भी हिमाचल प्रदेश में आज भी उग रहे हैं, ठीक है? ये इन सभी को बोलते हैं इंडिजिनस वेराइटीज, ठीक है? फिर जो कल्टीवेटेड ग्रेप्स हैं जिनको हम लार्ज एरिया पे एक कमर्शियल पर्पस के लिए उगाते हैं, इनको बोलते हैं, ये सारे हमारे पर्शियन इन्वेडर्स जब हमारे इंडिया में इन्वेड किए 1300 एडी में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिनको वास्ट एरिया में एक कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उगाया जाता है, ठीक है? फ्रॉम देयर दे वर इंट्रोड्यूस इन द साउथ, वहाँ से वो साउथ को इंट्रोड्यूस हुए जहाँ को बोलते हैं दौलताबाद इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ड्यूरिंग द हिस्ट्रिक इवेंट ऑफ चेंजिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से जब दौलताबाद चेंज हुआ, हमारा कैपिटल हुआ था एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इनके बारे में किसने जाना है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है आप लोग जाकर वो तुगलक डिनास्टी के बारे में टाइप करके बाय सिविल सर्विस मानिया, वहाँ पे वीडियो आ जाएगी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? उन्होंने दिल्ली से अपनी दौलताबाद तक अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था और उसी वक्त पे ये सारे इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है? दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ फॉर्मल ग्रेप कल्टीवेशन इन साउदर्न इंडिया। हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर बात करें तो इब्न बटूटा एक थे जो कि एक मूरिस्ट ट्रैवलर है। उन्होंने दौलताबाद विजिट किया था 1430 एडी में और इन्होंने यहाँ पे साउथ इंडिया में बहुत फ्लोरिशिंग ग्रेप की वाइनयार्ड्स देखे हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने जर्नल्स में मेंशन किए हुए थे, ठीक है? तो उसके बाद हम बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ देखेंगे। तो पहले तो ये है कि ग्रेप्स एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। तो दोस्तों, कौन कौन किस किस को पता है कि क्लाइमेटिक फ्रूट क्या है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्या है? थोड़े से वक्त पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, जिन जिन को पता है। तो काइंडली आपकी नॉलेज आप टेस्ट कर सकते हो। तो जिनको नहीं पता है मैं बोल देती हूँ। क्लाइमेटिक फ्रूट नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में डिफरेंस यही है कि जो क्लाइमेटिक फ्रूट होती है उनको अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हो तो उसके बाद एक वक्त के बाद, थोड़े दिन के बाद वो पक जाता है। जैसे कि आप मान के चलो बनाना हो गया, टमाटो हो गया, एवोकाडो, इस टाइप के जो फ्रूट्स है उनको बनाना मान के चलो, अगर आप इसको हार्वेस्ट कर लेते तो इसको एथिलीन दे के आप बाद में कार्बाइड दे के इसको आप राइपन स्टेज तक ले पाते हो। लेकिन ये जो ग्रेप्स है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेटिक मतलब आप अगर इसको हार्वेस्टिंग स्टेज पे मतलब इसको हार्वेस्टिंग स्टेज में वो नहीं पका है, राइपन नहीं हुआ है, आप इसको हार्वेस्ट कर चुके हो, तो इसको कोई भी ऐसा केमिकल दे के आप राइपन नहीं कर सकते हो। इसकी क्वालिटी, इसकी जो माने राइपन होने पर जो वो मिठास आती है, जो स्वीटनेस आती है, वो मेंटेन नहीं हो पाती है जो वो पेड़ पे ट्री में जो होती है। जब वो ट्री में पकता है उसकी स्वीटनेस कुछ बहुत ही अलग होता है। लेकिन आप निकाल के उसको केमिकल देकर उसी पैटर्न पे, उसी
क्वालिटी में आप उसको राइपन नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। तो ग्रेप एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। तो याद रहा, इसको आप बाहर निकल के जिस तरह से आप पेड़ पे हैं उस वहाँ पे वो अपने पीक स्टेज पर पहुँचने के बाद ही उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। और उसकी पेरिसेबिलिटी भी मतलब बहुत कम होती है। कम दिनों के लिए फ्रूट ग्रेप को आप रख सकते हो बाहर। अगर सही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं किया जाता है हार्वेस्टिंग के दौरान तो वो खराब हो जाता है। तो इसी वजह से बहुत केयरफुल इसको स्टोरेज करना पड़ता है, ग्रेडिंग करना पड़ता है। तो ग्रोथ हैबिट इसका है पेरिनियल डेसिडियस वुडी क्लाइंबिंग भाइन, मतलब ये जो ये 2 साल से ज़्यादा ये टिकता है। और एक चीज़ है, ये एक पेरिनियल डेसिडियस वुडी है जिसमें वक्त के जब वक्त होता है, जो विंटर सीजन है वो डॉर्मेंट स्टेज पे आ जाती है। तो उसके बाद स्प्रिंग जब आती है तो धीरे धीरे उगता है, लीव्स उगता है, फिर भी वो अपने जान आती है पेड़ पे। तो इसी पैटर्न पे ये ग्रो करता है। इसकी जो लाइफ फॉलोज सीजनल ग्रोथ पैटर्न्स ये फॉलो करता है जिसमें डॉर्मेंट पीरियड्स भी होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेप वाइन्स की। नेक्स्ट उसकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, जैसे कि लीव्स है सिंपल, लोब्ड, कट और टूथेड लीव्स, मतलब जो इस तरह से टू कट होकर ये लीव्स होता है, सेल्डम कंपाउंड लीव्स है। फ्लावर है रेसेमस ऑफ ग्रीनिश फ्लावर्स, इसको याद रख सकते हैं आप। रिप्रोडक्शन अगर होता है इसका क्रॉस पॉलिनेटेड वाइन है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है। और ये फ्रूट कंसिस्टिंग ऑफ वाटरी और फ्लेसी पल्प, स्टोन्स एंड स्किन्स, 4 सीडेड, इसके अंदर 4 सीडेड होता है, कभी कभी सीडलेस भी होता है ये। फिर आते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू में, ये रिच इन शुगर है, पर्टिकुलरली इसमें हेक्सोज बहुत ज़्यादा होता है। और ये इजिली डाइजेस्टेबल होता है, क्विक एनर्जी सोर्स माना जाता है ग्रेप्स को। और न्यूट्रिशनल बेनिफिट ये है, ये प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी एंड B2। फिर इंडियन ग्रेप यूटिलाइजेशन, 90% जो भी ग्रेप्स हमारा कल्टीवेट होता है उसको टेबल पर्पजेस में यूज किया जाता है, मतलब फ्रेश कंजप्शन हम करते हैं। और 10% जो बचता है उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें रेजिन प्रोडक्शन भी होता है और कभी कभार वाइन प्रोडक्शन भी होता है। इंडिया में 90% ग्रेप को टेबल पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। और रेस्ट ऑफ द ग्रेप जिसमें हम रेजिन्स करते हैं, किसमिस बोलते हैं, और उसके बाद थोड़े से वाइन प्रोडक्शन में भी यूटिलाइज होते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इटली, फ्रांस, स्पेन, यूएसए, टर्की, अर्जेंटीना, ईरान, पोर्तुगल, साउथ अफ्रीका एंड चाइल्ड। ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो मेजर एक्सपोर्ट जो करते हैं वो होते हैं इटाली, चाइल्ड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर ग्रेप्स को, स्पेन, ग्रीस, नीदरलैंड एक्सेट्रा। मेजर इंपोर्टर्स हैं US and Germany, followed by France, UK, Canada, Netherlands, Hong Kong. And fresh grapes are being exported from India. इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती है वो जाता है 30% कंट्रीज इंक्लूडिंग UK, नेदरलैंड, UAE, बांग्लादेश, जर्मनी, बेल्जियम, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, श्रीलंका एंड बहरीन। नेशनल सिनेरियो की अगर हम बात करें, इंडिया में 169,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ग्रेप प्रोडक्शन होता है। वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, जो कि एक लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन में। अदर स्टेट में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी लीड रोल लेते हैं, बट महाराष्ट्र के बाद। नॉर्दर्न इंडिया में ग्रेप कल्टीवेटेड होता है पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर हम देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स क्या है ग्रेप्स के लिए। ग्रेप्स कैन बी एडजस्ट टू वेरियस क्लाइमेट्स, कि ये टेम्परेट कंडीशन से भी, जहाँ पे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूसिया, ये सारे टेम्परेट कंडीशन से यहाँ पे भी ग्रेप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है। और टू सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ इंडिया, ये सारी चीज़ों में भी, ये सारे एरिया में भी ग्रेप बहुत अच्छी पैटर्न पे बढ़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा है वेस्टर्न एशियाज एंड यूरोप, ये सभी जगह से ग्रेप आया था हमारे इंडिया के अंदर। तो ये जाहिर सी बात है कि ये सब एरिया में, ये सब कंडीशन में भी ग्रेप्स उगता है। तो आइडल टेम्परेचर जो है इसका है 15 to 35 डिग्री सेल्सियस आइडल पर सूट ग्रोथ एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। वाइन्स डू नॉट ग्रो एंड फ्रूट वेल व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया तो वाइन ठीक से ग्रो नहीं करेगा। रीजनल कल्टीवेशन की बात करें तो ग्रेप्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड अंडर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि ट्रॉपिकल कंडीशन हमारा हो गया चाइल, अर्जेंटीना, देन वेनेजुएला, केनिया, साउथ वेस्ट इंडिया, ये सारी जो अफ्रीका की कंटिनेंट है और साउथ अमेरिका की जो कंटिनेंट है, वहाँ पे भी
कभी कभी ग्रेप बढ़ सकता है, मतलब ग्रो करता है, कल्टीवेट होता है। सैंडी टू क्ले एंड लोमी सॉइल इसके लिए बहुत गुड है। और ड्रेनेज, जिस सॉइल पे अच्छी खासी ड्रेनेज होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होता है, ये सारी चीज़ों भी ग्रेप्स कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होता है। सॉइल पीएच चाहिए 6.5 टू 7.5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजनल ग्रेप वेराइटीज़ के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ क्या क्या है यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे थम्सन सीडलेस, पर्लेटी, ब्यूटी सीडलेस, अनाबिसाई, ये सारी चीज़ें। एंड पेनिनसुलर इंडियन वेराइटीज़ क्या क्या है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देख लेना। फिर यहाँ पे कुछ मैंने टेबल के फॉर्मेट में दी रखी है कि कौन कौन सी वेराइटीज़ टेबल पर्पजेस के लिए, मतलब डायरेक्ट फ्रेश कंजप्शन के लिए सही है, व्हिच आर गुड फॉर रेजिन पर्पज, मतलब जो किसमिस वगैरह करते हैं उसके लिए सही है, और कौन कौन सी वेराइटी वाइन ग्रेप्स के लिए, वाइन बनता है उससे जो लिक्विड होता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई। फिर और कुछ कमर्शियल वेराइटीज़ होता है, कैन बी ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन कलर एंड सीड्स, जैसे कि कलर सीडेड, ठीक है। आप लोग देखे होंगे मार्केट में, अगर चाहोगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेप्स आपको मिलेगा, जैसे कि कुछ ब्लैक कलर्स के होते हैं रेड रेड, कुछ ब्लैक कलर्स के होते हैं थोड़े ऑबलंग टाइप के, उसी पैटर्न पे कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत मीठा होता है बट उसमें सीड सीड नहीं होती, किसमें सीडलेस होती है, मतलब सीड होती है। ये सारी चीज़ों की वैरायटी कौन कौन है वो भी मेंशन किया की हुई है। वाइट सीडेड कौन है, वाइट सीडलेस कौन है, वाइट मतलब जो ग्रीन कलर के होते हैं उन पे सीड होती है, कई बार कितनों में सीड नहीं होते, वो वैरायटी कौन है इसमें मेंशन है। और कलर है, कुछ देखेंगे आप गोल गोल के तरह है, और उसमें थोड़ा ग्रीनिश और थोड़ी वाइटिश कलर की आएगी, कोई कोई वह एकदम पर्पल कलर की दिखेगी। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेप्स कल्टीवेटर होती है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है वेराइटीज़ का, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे प्लांटिंग मटेरियल एंड सीजन, ओके। प्रोपागेशन मेथड के बारे में अगर बात करेंगे, यूजुअली प्रोपागेटेड बाय हार्डवुड कटिंग्स, प्रोपागेशन बाय सीड, सॉफ्टवुड कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बॉडिंग, ये सारी चीज़ें थोड़े कभी कभी यूज होते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा कमर्शियली कल्टीवेटेड जो ग्रो होता है वो होता है हार्डवुड कटिंग से, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है। द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग होता है फरवरी मार्च, जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है, एंड नवंबर टू जनवरी में होता है पेनिनसुलर इंडिया में, बाकी जितने सारे एरिया हो गया। प्लांटिंग इज अवॉइडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन में प्लांटिंग को अवॉइड करना है टू प्रिवेंट रूट रॉट एंड अदर डिजीजेस, ठीक है। स्पेसिंग रिक्वायरमेंट, स्पेसिंग देखेंगे कितना होता है हमारे जो वाइनयार्ड में। फॉर विगरस वेराइटीज़, जो ज़्यादा विगरस होते हैं जो वेराइटी, स्पेसिंग हमें रखना है 6 मीटर इंटू 3 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर इज़ रिकमेंडेड। लेकिन जो लेस विगरस वेराइटीज़ है उसके लिए हमें प्लांटिंग करनी है 3 मीटर इंटू 3 मीटर और 3 मीटर इंटू 2 मीटर स्पेसिंग में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेनिंग सिस्टम। तो ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रेनिंग में हमें प्लांट को स्ट्रक्चर करना होता है, प्लांट को एक फ्रेमवर्क देना होता है, ठीक है। और प्रूनिंग में जो डिजीज पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है, जो नष्ट हो चुका है ब्रांचेस या फिर जहाँ पर डिजीज लगा है, सूखा हुआ है, उस चीज़ों को हमें निकालना पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग में हमें प्लांट को स्ट्रक्चर देना होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेप्स में पर्टिकुलरली 4 टाइप ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो पहला है बोयर ट्रेनिंग सिस्टम, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें फास्ट क्या होता है, एक ए पिक्चर को आप थोड़ा गौर से देखिए। एक बोयर हाइट में, ठीक है, न्यू जो प्लांट होता है, प्लांट जब रूट किया जाता है, न्यूली प्लांटेड रूट कटिंग्स को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें जो बेस्ट सूट निकल के आता है उसी को ही वर्टिकली अलाउ किया जाता है ग्रो करने के लिए along the stake provided up to the boyer height, ठीक है, बोयर हाइट तक उसको लेकर जाता है। और यहाँ पे ये जो वो लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए रेलिंग जो है ऊपर, फिर उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है हॉरिजॉन्टली, कि इसको स्पेस मिले हॉरिजॉन्टली, वो किस तरह से ग्रो करेगा ताकि उसमें अच्छी खासी सनलाइट प्रोवाइड किया जा सके। द सूट इज ट्रेंड हॉरिजॉन्टली ऑन द बोयर फ्रेम, ये बोयर फ्रेम में
इसको हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, अलाउइंग लैटरल ब्रांचेस टू स्प्रेड एंड फॉर्म ए डेंस कैनोपी। तो धीरे धीरे स्प्रेड करता है और एक डेंस कैनोपी में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें मैक्सिमम सनलाइट इंटरसेप्शन, जिस तरह से मैक्सिमम सनलाइट पड़ सके उसी पैटर्न पे उसको स्प्रेड करने के लिए अलाउ किया जाता है। ये सिस्टम मोस्टली कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए मोस्टली अवॉइड किया जाता है, पर पर्टिकुलरली जो विगरस वेराइटीज़ है विथ हाई डिग्री ऑफ एपिकल डोमिनेंस, जिसमें होता है सबसे ज़्यादा ब्रांचेस क्रिएट होते हैं, उनमें इस तरह की ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, जैसे कि अनाबिसाही, बैंगलोर ब्लू एंड गुलाबी। ठीक है, उसी पैटर्न पे एक सेकेंड ट्रेनिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं कि निफिन ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है, आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में किस तरह की सिस्टम है। ये 4 कैन निफिन कजेस निफिन, इसको इस तरह से ऐसे ही स्प्रेड करने के लिए छोड़ दिया जाता है सूट्स को। इसका ये एडवांटेज है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये लेस एक्सपेंसिव है देन बोयर सिस्टम एंड मेकिंग इट एसेसिबल फॉर स्मॉलर वाइनयार्ड्स विथ बजट कंस्ट्रेंट्स। जिनके पास कम बजट है और बहुत बड़े अमाउंट पे वो कमर्शियली कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और छोटे जो वाइनयार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े फार्म ना होकर छोटे जो वाइनयार्ड्स होते हैं उनमें इस तरह की पैटर्न यूज़ किया जाता है। और इसमें अच्छी खासी डिजीज़ भी मैनेज होती है, जैसे कि एंड डिजीज इंसिडेंस एंड स्प्रेड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू बेटर एयर सर्कुलेशन अराउंड द वाइन्स। ये वाइन के चारों तरफ बेटर एयर सर्कुलेशन होती है, इसकी वजह से डिजीज एंड जो डिजीज स्प्रेड होती है इंसिडेंस, ये थोड़ा कम होकर जाती है। ये सिंप्लीफाई स्प्रेइंग एंड अदर कल्चरल ऑपरेशन ड्यू टू मोर एसेसिबल अरेंजमेंट ऑफ वाइन्स। ठीक है, फिर ये थोड़ा लोअर यील्ड देता है, ये सबसे बड़ी उसकी ड्रॉबैक है, क्योंकि इज दैट yield is about half of what is obtained on Boyer system due to less productive lower laterals। ये जो laterals है इनका इतना प्रोडक्टिव ये नहीं होता और इसी वजह से ये बोयर सिस्टम से थोड़ा कम यील्ड देता है, लगभग हाफ यील्ड देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड जो पैटर्न है टेलीफोन ट्रेनिंग सिस्टम। आप लोग इसके नाम से ही पहचान पाते हो कि टेलीफोन ओयर की तरह ये इसको ट्रेनिंग किया जाता है। देखिए इसी पैटर्न पे, ठीक है, टी ट्रेलिस एक यूज़ किया जाता है, टी ट्रेलिस। ठीक है, इस तरह की जो ट्रेलिस होती है टी शेप में होती है। ठीक है, और दिस सिस्टम इज टी ट्रेली इज यूज्ड इन दिस सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इट इज ए मिनी डिसकंटिन्यूअस बोयर with shoots hanging downwards with 3 topped wires and T set support। इसमें 3 तरह, देखिए टी शेप में एक बोयर को लगा जाता है। ये जो बोयर सिस्टम में हमने इतना पास जो रेलिंग लगा हुआ था, इसमें थोड़ा वाइड फॉर्म में 3 नंबर में रेलिंग लगाया जाता है। ठीक है, ये एक रिजेंबल करता है टेलीफोन पोल एंड वायर की तरह, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है टेलीफोन ट्रेनिंग सिस्टम। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर मॉडरेटली जो विगरस वेराइटीज़ है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी ट्रेनिंग सिस्टम है विथ स्लाइटली मोर एपिकल डोमिनेंस एंड प्रोवाइड्स ए गुड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड यील्ड। इसके एडवांटेज ये है कि बेटर वेंटिलेशन देता है एंड लाइट इंटरसेप्शन करता है, मोर कन्वीनियंट टू कैरी आउट कल्चरल ऑपरेशन इसके अंदर करने के लिए बहुत अच्छा है, और स्प्रेइंग वगैरह भी बहुत अच्छी खासी आप कर सकते हो, और ये लेस एक्सपेंसिव है दैन बोयर सिस्टम। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये भी लोअर यील्ड देता है कंपेयर टू बोयर सिस्टम, एंड सनबर्न बेरीज ड्यूरिंग हॉट समर मंथ। ज़्यादा से ज़्यादा जो सन या इसमें सनलाइट पड़ता है तो सनबर्न डिजीजेस भी कभी कभी देखने को मिलता है। और जो लास्ट ट्रेनिंग सिस्टम है वो है हेड ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, ये दिस सिस्टम वर्क्स बेस्ट फॉर लेस विगरस वेराइटीज़ विथ लेस डिग्री ऑफ एपिकल डोमिनेंस। जिसका एपिकल डोमिनेंस मतलब उसका जो ब्रांचिंग है, सूट है, ब्रांचेस है, ये थोड़ा कम निकलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं निकलते विगरसली। तो इसके ये जो लेस विगरस वेराइटीज़ है इसके लिए ये सुइटेबल होता है। एंड फॉर दोज इन व्हिच बासल बर्ड्स इन ए केन आर फ्रूटफुल, बासल बर्ड, जो बासल बर्ड होता है वहाँ पे फ्रूट निकलते हैं, इस वेराइटीज़ में इनको हेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्यूटी सीडलेस, डिलाइट एंड पॉलिट इन नॉर्थ इंडिया, गुलाबी इन साउथ इंडिया, ये सब वेराइटी इसमें। Plants are spread very closely to accommodate about 4,000 to 4,500 plants per hectare with a spacing of 1.8 meter between rows and 1.2 to 1.5 meter within a row। इसमें स्पेसिंग थोड़ा कम होती है जिसके वजह से अकोमोडेशन, मतलब एक एरिया में
4000 to 5000 प्लांट्स पर हेक्टर यहाँ में अकोमोडेट हो जाते हैं। वाइन्स आर सपोर्टेड बाय वर्टिकल स्टेक, मतलब यूकलिप्टास का एक स्टेक लिया जाता है, देख सकते हैं आप, ठीक है, उसमें या फिर बैम्बो पोल्स लिया जाता है 1.5 मीटर लेंथ की, जिसको 30 सेंटीमीटर डीप सॉइल में फिक्स किया जाता है, लिविंग 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। इसमें वाइन्स को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। साइज ऑफ द बेरीज प्रोड्यूस्ड ऑन दिस सिस्टम इज लार्जर कंपेयर टू अदर सिस्टम एंड द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इज मच लेस, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बायो सिस्टम, ठीक है। फिर ट्रेनिंग के बाद आता है प्रूनिंग, और प्रूनिंग किस लिए किया जाता है, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे जो डिजीज़ है, जो लिफी इन्फेक्टेड प्लांट से इसको निकाल दिया जाता है प्लांट में, ताकि प्लांट अच्छी खासी ग्रो कर सके। नॉर्थ इंडिया में प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया वेयर ओनली वन ग्रोइंग सीजन इज अवेलेबल, तो नॉर्थ इंडिया में एक ही ग्रोइंग सीजन मिलती है ग्रेप्स को, जिस वजह से नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रूनिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। प्रूनिंग अकर्स विथ ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग और लैटर विंटर, विंटर जाने के बाद जो टाइम आता है, जो विंटर जाना मतलब जब जा रहा होता है जनवरी फरवरी के वक्त पे, वहाँ पे प्रूनिंग किया जाता है। हाफ सूट्स प्रून्ड फॉर फ्रूटिंग, हाफ फॉर रिन्यूअल स्पॉर्स, तो कुछ जो स्पर होते हैं, थोड़े थोड़े ब्रांचेस जो होते हैं, उनको हाफ सूट को फ्रूटिंग के लिए प्रून किया जाता है, और हाफ को न्यू ब्रांचेस आने के लिए, स्पर होने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। दिस बैलेंस्ड अप्रोच प्रिवेंट्स द वाइन कैनोपी फ्रॉम बिकमिंग टू डेंस, तो ये प्रूनिंग प्रैक्टिसेस किया जाता है ताकि जो वाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेंस ना हो, विच वुड लीड टू बैरनेस विद इन 3 to 4 ईयर्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, ज़्यादा डेंस अगर हो जाएगा एक वक्त पे 3 to 4 ईयर्स के बाद ये एकदम completely bare हो जाएगा। By alternating between fruiting canes and renewal spores, growers maintain productive vines over a longer lifespan while ensuring good fruit quality and yield. तो जो होते हैं, जो ग्रोयर्स होते हैं, वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं कि कौन सी प्रोडक्टिव ब्रांचेस होगा, कौन से ब्रांचेस, और कौन से ब्रांचेस नई सूट के लिए आगे छोड़ा जाएगा, उसमें एक मेंटेनेंस क्रिएट किया जाता है, तो ताकि एक लॉन्गर लाइफ स्पैन के लिए वाइनयार्ड को मेंटेन किया जा सके, एक गुड क्वालिटी फ्रूट मिल सके, गुड यील्ड मिल सके, ठीक है। तो प्रूनिंग का ये जो पहला प्रूनिंग 3 तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है डबल प्रूनिंग सिंगल क्रॉपिंग, मतलब एक ही क्रॉपिंग में 2 प्रूनिंग हम करेंगे, डबल प्रूनिंग होगा एक क्रॉपिंग में। तो ये क्या होता है, थोड़ा जानते हैं डिटेल्स में। फर्स्ट होता है बैक प्रूनिंग, जिसमें क्या होता है, आप समर में हार्वेस्ट कर चुके हो ग्रेप्स, तो उसके बाद वाइन को 1 मंथ के लिए रेस्ट दिया जाता है, जिसमें वाटर को विथहेल्ड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऑल फ्रूटिंग कैन्स, जिस कैन पे फ्रूटिंग आया था, उस ऑल फ्रूटिंग कैन को इस पैटर्न पे आप क्या करते हो, प्रून कर देते हो। बैक टू स्पॉट्स रिटर्निंग ओनली 1 बासल नोड, एक ही नोड छोड़ दिया जाता है और बाकी सारे फ्रूटिंग कैन्स को प्रून कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं फाउंडेशन प्रूनिंग और समर प्रूनिंग, क्योंकि ये समर में ही होता है। उसके बाद जो बॉड्स छोड़ दिया जाता है वो बढ़ते हैं, ठीक है। बॉड्स ऑन द सूट्स ग्रोइंग फ्रॉम दिस स्पॉर्स, जो स्पॉर में बॉड्स ग्रो होता है, सूट्स ग्रो होता है, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू फ्लोरल पिरिमोडियल एंड द सूट्स मैच्योर इन अबाउट 5 मंथ्स। तो उसको जो छोड़ा जाता है उसको इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि 5 मंथ में वो सूट्स धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, मैच्योर सूट्स को फिर एक बार प्रून किया जाता है फ्रूटिंग के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा प्रून किया जाता है एक फ्रूटिंग के लिए, और एक प्रून किया जाता है जिसमें नई ग्रोथ आगे आकर होगा, मतलब नया नया उसमें रीजनरेट होगा फिर से। तो जो फ्रूटिंग के लिए प्रून किया जाएगा वो एक अलग होगा ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर, जो कि सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है, और एक को छोड़ा जाता है नई स्पर के लिए। ऑल्सो इसको बोला जाता है फ्रूट प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग। इस सिस्टम को प्रिडोमिनेंटली फॉलो किया जाता है महाराष्ट्र, नॉर्थ जो कर्नाटका है, जहाँ पे थम्सन सीडलेस, आंध्र प्रदेश में थम्सन सीडलेस को यूज़ किया जाता है, अनाबिसाई ग्रेप्स, ये सारी चीज़ इसी पैटर्न पे प्रून किया जाता है। ये साइकिल एक ही क्रॉपिंग साइकिल में, द साइकिल ऑफ 2 प्रूनिंग रिजल्ट्स इन 1 क्रॉप, 1 ही क्रॉप में जो 2 प्रूनिंग होता है, 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। इसी वजह से ये ग्रेप की क्वालिटी भी मेंटेन होता है और यील्ड भी अच्छी खासी ये देती है। ओके, समझ में आ गया।
जिन जिन को डाउट होगा ना मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर एक बार कोशिश करूँगी बताने की। तो ये जो थर्ड पैटर्न है ये होता है डबल प्रूनिंग डबल क्रॉपिंग। पहले हमने पढ़ा सिंगल प्रूनिंग सिंगल क्रॉपिंग, फिर डबल प्रूनिंग सिंगल क्रॉपिंग, फिर हमने पढ़ा ये डबल प्रूनिंग डबल क्रॉपिंग। ये क्या होता है? दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन अनाबिसाही एंड बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स, जो कि कर्नाटका में फॉलो किया जाता है, एंड अनाबिसाही, भोकरी एंड गुलाबी इन तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है। बैंगलोर ब्लू में क्या होता है? 3 क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में 3 टाइमिंग में 3 क्रॉप्स हार्वेस्ट किया जाता है और विथ हार्वेस्टिंग पॉसिबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो इसको इस तरह से प्रूनिंग किया जाता है कि थ्रू आउट द ईयर इससे आप मतलब हार्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है? मैच्योर शूट्स आर प्रून टू केन्स ऑफ 7 to 8 बर्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप इन समर। समर में हार्वेस्ट होने के बाद मैच्योर शूट को प्रून किया जाता है टू 7 to 8 बर्ड्स, ठीक है। और मैच्योर शूट्स अराइजिंग फ्रॉम दिस 3 to 4 बर्ड्स along spots are pruned for fruiting canes in the next winter, ठीक है। ये इस पैटर्न पे होता है। फिर फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। ये हो गया कुछ वैरायटी के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है, और नॉर्थ इंडियन कौन कौन से रीजन पे किस किस अमाउंट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस हमें चाहिए, PTO5 एंड KTO चाहिए, इसका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन इज क्रूशियल फॉर ग्रेपवाइन हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस चार्ट में जो दिखाया गया है फर्टिलाइजर इन जो की रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है जब वाइन थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता है। तो फर्स्ट साल में थोड़ा कम चाहिए होता है, सेकेंड साल ऑनवर्ड्स, थर्ड साल ऑनवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हमें चाहिए होता है। फार्म एंड मैन्योर प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मैटर विथ वाइल नाइट्रोजन फास्फोरस सपोर्ट वेजिटेटिव ग्रोथ एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें ऑर्गेनिक मैटर चाहिए क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें मतलब सॉइल को भी फर्टाइल बना के रखती है, प्लांट को इतना खेती मतलब प्लांट को भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सारी चीज़ों को भी ज़रूरत होती है। फिर इरिगेशन मैनेजमेंट हम देखेंगे। 3 days बिटवीन वाटरिंग, मतलब 3 दिन के बीच एक इरिगेशन देना होता है। न्यूली प्लांटेड वाइनयार्ड्स रिक्वायर्स इरिगेशन वंस एवरी 3 days। जो न्यू प्लांट किया गया है उसको 3 days में एक बार आपको इरिगेशन देना होता है इन स्मॉल सर्कुलर बेसिन ऑफ 50 सेंटीमीटर रेडियस। एक 50 सेंटीमीटर में एक रेडियस बना के उसमें आपको 3 दिन के इंटरवल में देना होता है इरिगेशन। फिर आज ग्रोथ इंक्रीजेस, धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो बेसिन साइज एक्सपांडेड टू ए रेडियस ऑफ 2 मीटर। 50 सेंटीमीटर से रेडियस धीरे धीरे बढ़ के 2 मीटर तक जाएगा जब वाइन धीरे धीरे बड़ा होगा, टू अकोमोडेट स्प्रेड ऑफ रूटिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? लाइट इरिगेशन ऑफ 50 to 75 mm इज गिवन एट इंटरवल्स ऑफ, जब समर मंथ में हमें 5 to 7 days इंटरवल में इसी पैटर्न पे हमें लाइट इरिगेशन देना होता है। और विंटर में इरिगेशन इंटरवल थोड़ा बढ़ जाता है जो 10 to 12 days इंटरवल में आप दे सकते हो। हेवी इरिगेशन अगर आप दोगे प्रोवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर प्रूनिंग। प्रूनिंग के बाद हमें हेवी इरिगेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रूनिंग से पहले हमें थोड़ा विथहोल्ड करना होता है वाटर को, तो इस वजह से प्लांट को थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो इमीडिएटली इरिगेशन देने के बाद क्या होता है? वेट द एंटायर रूट जोन थरोली एंड इंड्यूस एक्टिव ग्रोथ। तो रूट सिस्टम की एक्टिव ग्रोथ के लिए हमें इमीडिएटली वाटर देना होता है। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस ड्यूरिंग एनेस्थीज, मतलब जब फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग स्टेज एंड आफ्टर बेरी सफ्टनिंग, जब बेरी थोड़ा थोड़ा राइपनिंग की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, इसमें हमें इरिगेशन को थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी को कम करना होता है ताकि फ्रूट क्वालिटी मेंटेन हो सके एंड उसमें शुगर एंड फ्लेवर्स कंसंट्रेट हो सके, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे फ्रूट क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेना, सब्जेक्टिव मैटर में लिखा हुआ है। तो हमें डिस्टल एंड ऑफ बंच की डिस्टल एंड को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये यूनिफॉर्म राइपनिंग ऑफ बेरीज होती है। फॉर बेटर फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट तो हमें क्या करना होगा? जिबलिक एसिड एप्लीकेशन करना होगा, 20 ppm ऑफ जिबलिक एसिड एट ब्लूम, मतलब जब धीरे धीरे ब्लूम कर रहा है फ्रूट उस पैटर्न पे, उस टाइम पे हमें अप्लाई करना होगा। फॉलोड बाय डिपिंग ऑफ बंचेस इन 75 ppm ऑफ GA सॉल्यूशन एट फ्रूट सेट स्टेज। जब फ्रूट सेट हो रही है तभी हमें GA को अप्लाई कर देना है फ्रूटिंग स्टेज में, जिसमें बेरी साइज भी डेवलप होगी, बेरी की क्वालिटी भी डेवलप होती है।
उसके बाद हम आएंगे प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर। और प्रोटेक्शन में हमने पढ़ा है अभी तक क्या क्या पेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। फ्ली बिटिल, थ्रिप्स, वास्प, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें डाइक्लोरोवास, डाइमिथोएट, एंडोसल्फान, ये सारी चीज़ें रिकमेंड किया जाता है डालने के लिए। डिजीजेस में ग्रेप में होता है एंथ्रेक्नोज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लैक रॉट, विल्ट, लीफ ब्लाइट, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें भी टाइमली कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत होती है। डिजॉर्डर्स होते हैं ग्रेप्स में पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप, बेरी क्रैकिंग, केन इमैच्योरिटी, वाटर बेरीज, क्लस्टर टिप विल्टिंग, शॉर्ट बेरीज, अनइवन राइपनिंग, लीफ क्लोरोसिस, डेड आर्म, ट्रंक स्पिंटिंग, ये सारी चीज़ें डिजॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में प्लांट को स्टार्ट्स फ्रूटिंग आफ्टर 2 years ऑफ प्लांटिंग। जब प्लांट लगता है, सोइंग जब होता है प्लांट को, नर्सरी में मैं प्लांट किया, वहाँ से 2 साल के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बेरी स्टार्ट राइपनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ मे इन अर्ली वेराइटीज। ठीक है, कंडीशंस क्या है, मोस्ट वेराइटीज आर हार्वेस्टेड आफ्टर दे हैव चेंज्ड कलर नियर द टिप। उसके जो टिप में जो नियर कलर है फ्रूट की, वो कलर जब चेंज होता है वहाँ से हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। एंड जब स्वीट लगना शुरू होता है तब भी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। द क्लस्टर्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द डे बिफोर द टेम्परेचर राइजेस अबव 2। अच्छा देखिए, ये 200 नहीं, ये 20 डिग्री सेल्सियस, ये जीरो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस मतलब सुबह सुबह उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ए डे प्रायर टू पिकिंग द ब्रोकन डिकर डिफॉर्म्ड अंडरसाइज्ड बेरीज आर रिमूव्ड। ठीक है, उसके बाद यील्ड किया जाता है। एवरेज यील्ड होता है अनब शाही बैंगलोर ब्लू का 40 to 50 टन्स पर हेक्टर। और जो सीडलेस वेराइटीज़ है जिसमें सीड नहीं होता है, वो 20 टन्स पर हेक्टर होता है। लेकिन एवरेज यील्ड अगर मान के चले तो होता है 20 to 25 टन्स पर हेक्टर, जो कि एक अच्छी खासी यील्ड माना जाता है। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे ग्रेप प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए क्या पोटेंशियल है हमारे इंडिया पे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया के पास इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है ग्रेप को लेकर वर्ल्ड में, वो सबसे हाईएस्ट है। एवरेज यील्ड हमारा है लगभग 30 टन्स पर हेक्टर, जो कि एक बहुत अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी माना जाता है, जिसके वजह से काफ़ी इंडिया की जो ग्रेप्स है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। और सस्टेनिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग रिस्क इन ग्रेप कल्टीवेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हमारे जो वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है हमारे इंडिया पे, डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ग्रेप को डिफरेंट तरीके से हम इंडिया पे ग्रो कर सकते हैं। और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, जैसे कि टेबल पर्पजेस के लिए डिफरेंट क्लाइमेट रेजिन्स, वाइन ग्रेप्स के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब अवेलेबल है हमारे इंडिया पे, जो कि इसको इंडिया को एक पोटेंशियल हब बनाता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप कल्टीवेशन कर पाए। और टेक्नोलॉजीज भी धीरे धीरे हाई हो रहे हैं, मतलब अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है ग्रो करने के लिए। और डबल क्रॉपिंग की स्कोप भी है, क्योंकि डबल क्रॉपिंग में बहुत अच्छी खासी प्रोडक्शन भी होती है, हाई यील्ड भी होती है। तो जिसके वजह से थ्रू आउट द ईयर हमें हार्वेस्टिंग मिल जाता है सर्टेन वेराइटीज़ में, जो कि धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी, हमारे पास एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो ग्रेप्स करने के लिए, रेजिन्स बनाने के लिए भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिसके वजह से हमारे इंडिया एक पोटेंशियल हब बन सकता है फ्यूचर में ग्रेप कल्टीवेशन के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे ग्रेप प्रोडक्शन डेवलपमेंट में कंस्ट्रेंट क्या क्या फेस कर रहे हैं हमारे इंडिया में। हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता लगता है, जो कि अगर हाई रिकरिंग कॉस्ट, जो कि हमें एक भाई नाड सेटल करने में, एस्टेब्लिश करने में लगता है, वहाँ पे हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो स्मॉल लेवल के फार्मर्स होते हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स, वो ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते। तो नैरो वेराइटी बेस एंड लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन यूटिलाइजेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अवेलेबल इन ग्रेप ग्रोइंग कंट्रीज। तो जो अच्छे खासे ग्रेप ग्रोइंग कंट्रीज है जहाँ पे बहुत अच्छी डेवलप्ड वेराइटीज यूज होते हैं, वहाँ पे डाइवर्स मतलब उनके जो जर्म प्लाज्म में डाइवर्सिटी नहीं है, और वेराइटी बेस भी थोड़ा नैरो है, जिसके वजह से ये एक लिमिटेशंस बन जाती है। वेदर चैलेंजेस होते हैं, वेदर हमारे बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं आजकल। सॉइल वाटर सैलिनिटी भी होती है, ड्रॉट कंडीशन भी होती है, जिसके वजह से ये कंस्ट्रेंट बन जाती है। टाइम कंस्ट्रेंट होती है कि शॉर्ट राइपनिंग पीरियड होती है नॉर्थ इंडिया में, जिसके वजह से ये एक
क्योंकि वहाँ पे विंटर की जो टाइमिंग है थोड़ा ज़्यादा देर तक रहती है, तो इसी वजह से ये शॉर्ट राइपनिंग पीरियड क्रिएट कर देती है। लो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, हमारी मार्केटिंग थोड़ा प्रॉब्लम होती है और वाइन पॉपुलैरिटी हमारे इंडिया में बहुत लेस है, जिसके वजह से ग्रेप प्रोडक्शन में ये कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे ये देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसको थोड़ा आप देख लेना क्योंकि यहाँ पे सेम पैटर्न पे है ग्रेडिंग साइज के अकॉर्डिंगली हमें ग्रेड करना होता है, कौन बड़े साइज है कौन छोटे साइज है, बंच किस तरह से, उस तरह से हमें ग्रेडिंग करनी है। उसके बाद प्री कूलिंग करना होता है। प्री कूलिंग इज डन टू रिड्यूस द फील्ड हीट को रिड्यूस करने के लिए हमें प्री कूलिंग करना होता है। मॉइस्चर लॉसेस एंड इंक्रीज इन स्टोरेबिलिटी ऑफ ग्रेप्स। फूड्स नीड टू बी प्री कूल्ड टू ए टेम्परेचर बिलो 4.4 डिग्री सेल्सियस के नीचे 6 आवर के लिए एक कोल्ड रूम में हमें उसको प्री कूल करना पड़ता है। उसके बाद कूलिंग ऑफ ग्रेप्स इज जनरली कैरिड आउट इन स्पेशल रूम्स अटैच टू द कोल्ड स्टोरेज यूनिट। तो उसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो ये सब चीजें होती रहती। उसके बाद हमें स्टोरेज करना होता है। स्टोरेज सेल्फ लाइफ ऑफ ग्रेप्स को मेंटेन करने के लिए होता है। उसके बाद हमें पैकिंग करना होता है। ये डिफरेंट बॉक्सेस में हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मार्केटिंग होता है बाय डिफरेंट एजेंसीज और विलेज लेवल पे या फिर डिफरेंट कमीशन एजेंट्स के थ्रू मार्केट को जाता है। ये थोड़ा आप डिटेल्स में पढ़ लेना, मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट्स देखते हैं जो हम हर एक बार देखते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एनकरेज एंड सपोर्ट द फार्मर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग द वाइनर्स एस्टेब्लिश के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है हमें। एंड इंस्टॉलिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है जो ग्रोयर्स करते हैं। फिर प्रोवाइड रिसर्च सपोर्ट टू सस्टेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप्स अंडर एडवर्स सिचुएशन, हमें रिसर्च सपोर्ट भी मिलता है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए प्रमोट एंड सपोर्ट द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश ग्रेप्स बाय ट्रेनिंग बाय द ग्रोयर्स एंड प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज फॉर प्री कूलिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। प्री कूलिंग करने के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है ग्रोयर्स को, और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दिया जाता है ताकि फ्रेश ग्रेप किस तरह से एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स जो कि पुणे में लोकेटेड है महाराष्ट्र में, इज द फोकल पॉइंट फॉर कंडक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसर्च एक्टिविटीज ऑन ग्रेप्स थ्रू आउट द कंट्री। हमारे इंडिया में थ्रू आउट द कंट्री जहाँ पे ग्रेप्स के ऊपर रिसर्च हो रहा है वहाँ पे ये काम करता है, उसके ऊपर काम करता है। फिर रिसर्च नेटवर्क जो है, रिसर्च एंड ग्रेप इज कैरिड आउट बाय द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर इंस्टीट्यूट एंड डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में भी ग्रेप के ऊपर काम होता है एट डिफरेंट सेंटर्स अंडर द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ग्रेप्स। ठीक है, ये सारे चीजें ग्रेप के ऊपर हो रहा है अभी। तो ये था हमारा ग्रेप कल्टीवेशन के ऊपर एकदम पूरा डाटा। आप चाहो तो इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।